नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इसमें हम अभी दक्षिण भारत देख रहे हैं। ये श्रृंखला का आज हमारा तीसरा वीडियो है और उत्तराखंड पुलिस आरक्षी के फिज़िकल शुरू हो चुके हैं। एक सप्ताह उनको बीत चुका है, तो आगामी ये जो परीक्षाएँ हैं, चाहे हमारी पुलिस आरक्षी हो या दरोगा है, इसके अलावा मंदिर रक्षक, वन रक्षक या अन्य जो हमारी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड जो समूह ले रहा है, मतलब यूके SSC के तहत आयोजित होने वाली हैं, उनके लिए ये टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस श्रृंखला में हम आगे देखते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु में मतलब मेन जो चेन्नई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है या कहाँ से होती है। तो ये जो उत्तर भारत है, जो शीतकाल है, शीतकाल में जो वर्षा होती है वह भूमध्य सागर से आती है। तो इस वर्षा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो यही जो वर्षा है जो भूमध्य सागर से आ रही है, वही शीतकाल में तमिलनाडु में चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उत्तराखंड में ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि पंजाब में जाड़ों में जो वर्षा होती है या तमिलनाडु में जो जाड़ों में वर्षा होती है, विशेषकर चेन्नई में। तो एक प्रश्न आया था कि शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है, तो उसमें ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल तट में वर्षा शीतकाल में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है मैंगो शावर। तो ये जो केरल है, कर्नाटक है या दक्षिण भारतीय तमिलनाडु, यहाँ पर मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है, इसे मैंगो शावर कहा जाता है। और इस वर्षा की जो हल्की हल्की फुहार होती है, इससे आम की बौर नहीं गिरती। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून के कारण होती है। तो ध्यान रखना है, ये जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का है। तो ये भी पूछा गया है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है, और इसकी दिशा क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी दिशा इस प्रकार जाती है। तो जहाँ से ये आ रहा है तो इसकी दिशा आपको ध्यान रखनी है दक्षिण पश्चिम, या आंसर लगाना होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो मानसून है, मानसून की दिशा क्या है। मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम है और कहाँ की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती, सबसे पहले जो वर्षा होती है पूछा गया है, तो सबसे पहले वर्षा केरल, यानी भारत में मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है। इसके अलावा जब हम उत्तराखंड पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ पढ़ा। तो बद्रीनाथ या केदारनाथ के जो पुजारी हैं उनको रावल कहा जाता है। रावल एक पदवी है जो कि उनको पंवार राजाओं ने दी थी। तो ये जो रावल हैं ये दक्षिण के हैं। तो ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में दोनों ही, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के। लेकिन जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वह केरल के नंबूदरी मूल के ब्राह्मण थे, इसीलिए जो वहाँ शंकराचार्य जो मतलब बद्रीनाथ में पूजा की जाती है वो नंबूदरी मूल के ब्राह्मण या जो चोली या मुकाणी, जो कि शिष्य से आदि गुरु शंकराचार्य के, उनके शिष्यों के द्वारा वहाँ पर पूजा की जाती है। जबकि जो केदारनाथ है, केदारनाथ के जो रावल हैं वो भी दक्षिण भारत से ही हैं, लेकिन वो दक्षिण में ये जो मालाबार है, इस मालाबार तट के जंगम जाति के। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों में ही रावल है, लेकिन बद्रीनाथ के जो है वो नंबूदरी मूल के हैं या चोली या मोकाणी जाति के हो सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो मालाबार तट के हैं, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा जंगम। तो उत्तराखंड समूह गा में पूछा गया था कि ये जो रावल हैं वो कहाँ के हैं, तो ये आ गया आंसर मालाबार तट जंगम, केदारनाथ के रावल पुजारी। इसके अलावा एक प्रश्न उत्तराखंड PCS 2016 में आया था कि पूछा गया था कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमारा जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है वो 0 डिग्री है, जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है। तो जब हमने अफ्रीका या यूरोप पढ़ा था तब भी हमने इसे पढ़ा था, और अफ्रीका में भी जो अक्रा है राजधानी, वहीं से ये लाइन गुजरती है। तो इंडिया का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यह 5.5 घंटे पहले है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से।
तो ये कहाँ से गुजरता है, ये जो हमारा यूपी है यहाँ पर, ये इलाहाबाद में नैनी के पास से गुजरता है। लेकिन जो अब नवीन आप एनसीईआरटी या अन्य किताबें पढ़ेंगे उसमें आंसर दिया हुआ है मिर्ज़ापुर। तो ये स्थान यहीं पर मिर्ज़ापुर है। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 82.5 डिग्री, वह मिर्ज़ापुर से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो ध्यान रखना है कि ये मिर्ज़ापुर है तो ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कोलेरू। तो ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो कि हमारे 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। इनके आपको नाम याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख नदियां। तो नदियां आपको ध्यान रखनी है, ये लूनी नदी है जो कि कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। दूसरा माही नदी, तो ये माही नदी ये जो हमारी कर्क रेखा है काल्पनिक, इसको 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न पूछा है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। इसके बाद अगली हमने पढ़ी थी नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा ये मैकाल या अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो ये जो हमने लिखा है जबलपुर के पास में ही है और इसकी जो लंबाई है 1036 अमरकंटक की हाइट 1036 मीटर है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकल रही हैं, सोन, दामोदर और नर्मदा। तो ये सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, गंगा में मिल जाती है। नर्मदा ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है और यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी या अरब सागर में अपना पानी गिरा रही है। इसके बाद दूसरा है ताप्ती। ये ताप्ती और नर्मदा ताप्ती के बीच में ही सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है और ताप्ती नदी भी ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो हमने लिखा भी है कि नर्मदा ये अमरकंटक के पठार या मैकाल से होकर ये नदी बह रही है और ये सतपुड़ा और विंध्य के मध्य में है। तो ये लिखा हुआ है हमने क्या कहते हैं, सतपुड़ा, और ये लिखा है विंध्यांचल। तो विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच में जो नदी जा रही है वह नर्मदा नदी है। अगली महत्वपूर्ण नदी ताप्ती। तो दोनों ही नदियां ध्यान रखना है डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बना रही हैं और यह दोनों ही नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। अगली इसके बाद हमने लिखी है गोदावरी। तो ये लिखा हुआ है नक्शे में हमने गोदावरी नदी बनाई हुई है। तो ये गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर या नासिक से होकर गुजरती है। ये नासिक आपको महाराष्ट्र के नक्शे में यहाँ पर मिलेगा। तो इसके विषय में महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर या नासिक से होकर गुजरती है। अगर इसकी लंबाई पूछी जाएगी तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है 1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न आया कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो कुछ जगह कावेरी दिया गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा वह गोदावरी नदी को कहती है। तो ये गोदावरी नदी हमें ध्यान रखनी है, विस्तार से हम नदियों वाले में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गोदावरी नदी आप लोगों को ध्यान रखनी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकल रही है, 1465 किलोमीटर है। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है और इसका जल यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अगली महत्वपूर्ण नदी है इसमें कृष्णा। तो ये क्रम भी लगाने के लिए आएगा कि कौन उत्तर में है, दक्षिण में है तो गोदावरी है, कृष्णा है और उसके बाद कावेरी है। ये तीनों ही नदियां दक्षिण भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो कृष्णा नदी के विषय में हम देख लेते हैं। तो ये ठीक है, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल रही है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है, महाबलेश्वर से। ये लिखा हुआ है महाबलेश्वर और ये महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी यहाँ पर है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के विषय में हम देख लेते हैं। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों की लोकेशन हम देख लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ कुद्रेमुख या इसी तरफ को आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी, ये कुद्रेमुख के पास में ही। तो यहाँ से ये नदी निकल रही है और 1695 मीटर कावेरी नदी ये नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगला इसके बाद नर्मदा हो गया, ताप्ती, गोदावरी, शिप्रा। तो ये शिप्रा छोटी सी नदी है और पूछा जाता है उज्जैन। तो उज्जैन की हम लोकेशन देख लेते हैं। उज्जैन हमारा यहाँ पर है।
ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में उज्जैन है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर महाकाल मंदिर है और इस मंदिर की भस्म आरती प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध मंदिर उज्जैन का हमें ध्यान रखना है। कृष्णा हो चुका है। इसके बाद महानदी, ये जो महानदी है यह छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। तो ये लिखा हुआ है महानदी। ये महानदी भी छत्तीसगढ़ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और उड़ीसा में कटक जो महत्वपूर्ण स्थान है वह कटक इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हीराकुंड बांध। तो ये हीराकुंड अगर बांध पूछा जाएगा यह महानदी पर बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांध पूछे जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद मीठी नदी, तो ये मुंबई है। मुंबई में एक छोटी सी नदी है जिसे मीठी नदी कहते हैं और ये मीठी नदी विहार झील से प्रभावित होती है। अगला इसके बाद गोवा। गोवा में हमने कहा था कि दो आपको नदियां ध्यान रखनी है, जुआरी और मांडवी। तो समूह ग में मांडवी पूछा गया है और जुआरी नदी यह गोवा और कर्नाटक दोनों के मध्य में है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दूसरी हमने मांडवी नदी कही थी फेमस है क्योंकि इस पर एक जलप्रपात है और उस वाटरफॉल का नाम है दूध सागर। तो गोवा में जुआरी या मांडवी नदी और दूध सागर आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य छोटी नदियों की जैसे हम बात करें तो जैसे लिखा है हैदराबाद। तो पूछा जाता है हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। तो इसके अलावा अन्य भी छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण नदी आप ध्यान रखिएगा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, शिप्रा, कृष्णा, महानदी, मीठी, गोवा और मूसी। तो ये प्रमुख हमें यहाँ पर नदियाँ याद रखनी है। इसके बाद हम कुछ झीलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कोलेरू झील याद रखनी है। ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पर कोलेरू झील आपको मिलेगी, तो कोलेरू झील ध्यान रखनी है। इसके बाद श्रीहरिकोटा, ये जो द्वीप है यह आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के बीच में है। यहाँ पर आपको पुलिकत झील याद रखनी है जो कि लैगून निर्मित झील है। अगली महत्वपूर्ण झील आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और भी हमने शब्द लिखे हुए हैं। तो अगर हम झील कहें तो अष्टमुदी झील, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि अष्टमुदी झील या पेरियार झील कहाँ पर है? तो ये दोनों ही अष्टमुदी या पेरियार झील, ये जो कोच्चि लिखा हुआ है पूर्व का वेनिस कहते हैं, यहीं पर ये झील है, ठीक है। तो यहाँ केरल में आपको झील ध्यान रखनी है, अष्टमुदी झील। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाएगा कयाल किसे कहते हैं? तो जो केरल में झील है वह कयाल निर्मित झील कहलाती हैं। जैसे यहाँ की झील हमने लैगून निर्मित पढ़ी थी, वैसे ही केरल में कयाल निर्मित आपको झीलें ध्यान रखनी हैं। तो अष्टमुदी झील अगर पूछा जाएगा कहाँ पर है, आपको आंसर लगाना है केरल में। इसके अलावा कुछ अन्य अगर हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखें या इसके अलावा एक झील आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी, हमीरसर झील। तो हमीरसर झील पूछा गया है, यह भुज में है। इसके अलावा कांकड़िया, कांकड़िया ये जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में है। तो ये लिखा हुआ है अहमदाबाद, अहमदाबाद में कांकड़िया लेक है। विहार झील अभी हमने पढ़ा, विहार झील मुंबई में है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ अगर इसमें हम अन्य तथ्यों की बात करें, अन्य फैक्ट की बात करें तो पूछा जाएगा कि कावेरी नदी का जो जल विवाद चल रहा है वो कौन कौन से राज्यों के मध्य है? तो ध्यान रखना है ये है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी। ये 4 राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है कावेरी नदी का, ठीक है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। इसके बाद पूछा जाएगा मुल्ला पेरियार बांध। ये मुल्ला पेरियार बांध केरल में है और इसके जल का प्रयोग तमिलनाडु करता है। तो ये एक मिट्टी का निर्मित बांध है जिसे केरल तोड़कर नए सिरे से बनाना चाह रहा है और तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। तो पूछा जाएगा कि ये विवाद किन राज्यों के मध्य है? केरल और तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में कहते को धान का कटोरा भी कहा जाता है और यहाँ पर सांबा नामक चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका कारण ये बांध वगैरह भी हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण है इसमें शरावती। ये शरावती नदी एक छोटी सी नदी है कर्नाटक में और फेमस ये है कि यहाँ पर जोग या गोडसप्पा या महात्मा गांधी प्रपात है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं। पूछा जाएगा जोग प्रपात कहाँ है, गोडसप्पा प्रपात कहाँ है, या तीसरा नाम मिलेगा महात्मा गांधी। तो ध्यान रखना है यह शरावती नदी पर है कर्नाटक में। इसके बाद मयूराक्षी बांध। मयूराक्षी बांध का एक नाम कनाडा बांध भी है और यह ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार,
ठीक है, तो ये यहाँ छोटा नागपुर का पठार हमने लिखा हुआ है। इस छोटा नागपुर के पठार में यह बांध है। इसके बाद अगला है हीराकुंड। तो हीराकुंड अभी हमने यहाँ पर देखा था, लिखा हुआ है हमने हीराकुंड, यह महानदी पर बना हुआ बांध है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसके बाद हम बात करते हैं नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर यह कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है। तो ये कृष्णा नदी लिखी हुई है और हिस्ट्री में भी जब हमने यहाँ पर पढ़ा था तो हमने नागार्जुन कोंडा पढ़ा था। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जब हम पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें नागार्जुन कोंडा के विषय में दिया गया है। तो उस नागार्जुन कोंडा स्थान को ही जल समाधि दी गई है और वहाँ से जो ऐतिहासिक जो भी कहते हैं उत्खनन वाली चीज़ें थी उनको अन्यत्र पहाड़ की चोटी पर शिफ्ट किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि इस नागार्जुन कोंडा में कौन सा वंश था, तो वह इक्ष्वाकु वंश था और वर्तमान में यहाँ पर अब बांध है नागार्जुन सागर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बांध है रिहंद बांध। तो ये रिहंद बांध इस स्थान पर है यूपी में। ठीक है, तो यूपी एमपी या यहीं पर ध्यान रखना है। ये सोनभद्र जो है ये यूपी में है, पिंपरी नामक स्थान पर है। इसके अलावा यहाँ पर ओबरा, तो ओबरा यहाँ पर विद्युत उत्पादन का केंद्र है, फेमस है, पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनी है और इस झील का नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसके बाद धुआंधार और चित्रकूट, ये दो जलप्रपात आपको याद रखने हैं। ये जो हमने पढ़ा था जबलपुर, ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं फिजिकल। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है नदी है हमारी नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर यह धुआंधार जलप्रपात है। तो पूछा जाएगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, मध्य प्रदेश में है और यह नर्मदा नदी पर है, भेड़ा घाट करके वहाँ पर स्थान है। इसके अलावा अंतिम महत्वपूर्ण इसमें चित्रकूट। तो चित्रकूट ये छत्तीसगढ़ में है। ये जो हमारा नक्शा है ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है चित्रकूट वाटरफॉल है और ये काफ़ी फेमस है, बहुत खूबसूरत ये वाटरफॉल है। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा अन्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट फैक्ट है कि जब गंगा बह रही है तो ये जो फरक्का है, इस फरक्का पर एक बैराज बनाया गया है और यहाँ से गंगा की धारा को जो हुगली है और एक अन्य धारा यहाँ से निकलती है भागीरथी। तो ये दो धाराएं हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो कलकत्ता है ये हुगली नदी के किनारे है। इसके बाद फरक्का बांध के बाद गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और इसी प्रकार ऊपर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र भारत से निकलकर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। और इसके बाद जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी जमुना नदी मिलती हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद जब ये पद्मा आगे बह रही है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है तो इसका नाम यहाँ पर हो जाता है मेघना। तो मेघना बंगाल में जो बांग्लादेश में एक छोटी सी नदी है और उसी के जल के नाम पर अंत में इसका नाम मेघना हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल समाहित कर रही है तो उसका नाम मेघना है। और उससे पहले जब गंगा में जमुना यानी ब्रह्मपुत्र का जल मिल रहा है तो उसका नाम पद्मा है। यहीं पर इसी क्षेत्र में एक डेल्टा है, इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो स्थान है हमारा यहाँ पर हमने लिखा है भितरकनिका। तो ये भितरकनिका या गहिर माथा हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर मगरमच्छ काफ़ी पाए जाते हैं और कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। इन कछुओं को ऑलिव रिडले प्रजाति का माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर छोटी सी ये नदी है या स्थान है यहाँ पर है भितरकनिका और गहिर माथा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण नदियाँ देखी। कौन सी? दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, उन पर कौन कौन से प्रपात बने हुए हैं और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण वहाँ पर कुछ सागर या इस तरह से झील वगैरह हैं। एक क्वेश्चन इसमें लास्ट जो रहा हुआ है कि कौन कौन सी तो नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो कृष्णा और कावेरी नदी हैं, इन कृष्णा और कावेरी नदी को भी आपस में इनके जल को भी जोड़ने का प्रयास सरकार की एक योजना है कि इन दोनों जलों का जो जल है वो आपस में मिलाया जाए। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।